औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीद इकबाल, हेड ऑफ़ मीट एक्सपोर्ट एंड प्रोसेसिंग गो ग्रुप पाकिस्तान और मेंबर पाकिस्तान बिज़नेस फोरम लाहौर चैप्टर और ओल्ड हेलियन। आपको मेरा ब्रांड पाकिस्तान के पॉडकास्ट नॉलेज एंड लर्निंग लाउंज में खुश आमदीद कहता हूँ। हम इस प्रोग्राम के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर दो लोगों को लेके आ रहे हैं। एक वो लोग हैं जो कि ब्रांड के फाउंडर्स हैं, जिन्होंने अपने ब्रांड बनाए, और दूसरे उन लोगों को लेके आ रहे हैं कि जो ब्रांडिंग के प्रोफेशनल्स हैं, जो ब्रांडिंग करते हैं लोगों के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए, आपके लिए भी वो कर सकते हैं। और इसमें जो मुखातिब हैं, हम दो लोगों से मुखातिब हैं। एक तो हमारे कंज्यूमर, जो पाकिस्तान के कंज्यूमर हैं, ताकि उनको पता चल सके कि ब्रांड कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ब्रांड डेवलप कैसे होता है और उसके पीछे कितनी एफर्ट्स लगी होती हैं और उसके फ़ायदे क्या मिलते हैं कंज्यूमर को। दूसरे इसमें हमारे मुखातिब वो लोग हैं जो बिज़नेस के अंदर आना चाहते हैं, बिज़नेस के अंदर ऑलरेडी हैं, लेकिन कुछ मुश्किलात का शिकार हैं। तो जो हमारे यहाँ पे ब्रांड के फाउंडर्स आ रहे हैं और फिर जो हमारे ब्रांडिंग के प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, तो हम उनसे वो तमाम सवाल करेंगे जो इन दोनों सेगमेंट्स के काम आ सकते हैं। जो कंज्यूमर है वो उससे अच्छे अपने डिसीजन कर ले सकता है कि उसको किस ब्रांड की तरफ जाना है और ब्रांड के पीछे क्या क्या चीज़ें खड़ी होती हैं। और दूसरा वो बिज़नेस के लोग जो कि इस बिज़नेस के अंदर आना चाहते हैं, बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या बिज़नेस के अंदर प्रॉब्लम है तो उनको वहाँ से रहनुमाई मिल सके। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है उसके अंदर हमारे मेहमान हैं अदनान इब्राहिम। अदनान इब्राहिम की एक लंबी स्ट्रगल है इस पे अंदर, रेस्टोरेंट के बिज़नेस के अंदर, और अब ये अपना एक ब्रांड भी चला रहे हैं। ये खुद उसका तारफ़ करवाएंगे और फिर हम इनसे वो तमाम बातें पूछेंगे कि जो जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो अदनान भाई, हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच नवीद साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। एंड आई होप कि जो हम डिस्कस करेंगे हमारी जनरल पब्लिक को और हमारे जो न्यू बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कोई फ़ायदा हो जाए। एंड दैट्स द रीज़न वी आर हियर। शेयरिंग ऑफ नॉलेज जो होती है वो हमेशा करनी चाहिए, और आई बिलीव कि ये हम सबकी एक ऑब्लिगेशन है कि वी नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी ऑल्सो। ठीक है अदनान, अपना थोड़ा सा तो इसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जो आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। अच्छा सर, हमारे पास एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है स्टोन फायर। इट्स अ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट विद बर्गर्स एंड एवरीथिंग। इट्स लोकेटेड ऑन PIA रोड, यहाँ पे बाबडा टाउन के नज़दीक। एंड वी हैव बीन रनिंग दैट रेस्टोरेंट सिंस 2015 आई वुड से। हम फ्रेंड्स ने सब ने मिलके वो एक छोटा सा आउटलेट स्टार्ट ऑफ किया। इट वाज अ वेरी स्मॉल आउटलेट जब हमने स्टार्ट ऑफ किया, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली हमने उसको एक्सपैंड किया। जब हमने स्टार्ट किया था मेरा ख्याल शायद कोई 10 सीटर था, और आज वो 100+ सीटर है माशाल्लाह। एंड उसके हमारे फिर हमने ये भी किया कि हमने उसके अंदर फ्रेंचाइज मॉडल भी इंट्रोड्यूस कराया, जिसके अंदर हमारे इस वक्त 3 और फ्रेंचाइजीज भी हैं जो डिफरेंट लोकेशंस के अंदर लाहौर में ऑपरेट कर रहे हैं। एंड वी गिव दिस अपॉर्चुनिटीज टू न्यू बिजनेस ओनर्स कि अगर उनको रेस्टोरेंट्स का कुछ भी नहीं पता, दे कैन कम ओवर एंड वी विल गाइड देम, हेल्प देम, सपोर्ट देम इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। यानी कि टर्न की सोल्यूशन हम उनको देंगे कि वो आके अपना कहीं भी एरिया के अंदर अपना एक रेस्टोरेंट खोल लें विद द सेम नेम, एंड दे कैन स्टार्ट रनिंग एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। अदनान, ये बताइए कि ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है कि बिजनेस इज़ अ मैटर ऑफ डेस्टिनी, मैटर ऑफ फेट, मैटर ऑफ लक, और ये कोई साइंस है जिसको हमें अडॉप्ट करना पड़ता है? नहीं सर, इसमें मैं थोड़ा सा किसी पर्सपेक्टिव से एग्री भी करूंगा, मगर एक्चुअली यही सोच जो है ना हमें कभी कभी डिस्करेज कर देती है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आई डोंट थिंक सो। इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं दुनिया के अंदर। मैं आपसे एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करता हूँ। दिस इज दे वर 2 ब्रदर्स जो यूनिवर्सिटी जाते थे जर्मनी के अंदर, और जर्मनी में बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो वो जो अपना हैच बैग पीछे जिसके अंदर उनकी बुक्स थी ना, वो अक्सर गीला हो जाता था। तो उन्होंने बड़ा सोचा यार हम क्या करें, कैसे करें। तो एक दिन वो बैठे कॉफी पी रहे थे अपनी बालकनी में, तो वहां से एक लॉन्ग ट्रक गुजरा और उसके ऊपर उन्होंने कैनवस डाला हुआ था उसको पानी से बचाने के लिए। उनके एकदम आइडिया क्लिक किया और वो दोनों भाई चले गए ट्रक अड्डे पे। ट्रक अड्डे पे गए, उन्होंने उस ड्राइवर को रिक्वेस्ट की, यार छोटा सा पीस हमें दे दो कैनवस का, तुम्हारी मेहरबानी, हमने इसको ना कुछ करना है। उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, जितना मर्जी ले जाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कैनवस का पीस काटा, वो ले गए साथ। फिर वो एक वहां पे गए, जैसे हमारे यहाँ पे बिलालगंज है, वहां से एक सीट बेल्टें ली गाड़ी की, पुरानी ट्यूब्स ली, वो सब कुछ लेके अपने घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने वो कैनवस को अपने बाथरूम के टब में वॉश किया। ठीक है जी। अपने वालदा के पास गए कि अम्मा जी आपके पास सिलाई मशीन है,
आप हमारी छोटी सी काम कर देंगे, बताओ क्या करना है बेटा। उन्होंने कहा सर ये अम्मा जी ये एक छोटा सा हमारा डिजाइन है, ये ऐसे 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 करके एक बैग बना दें। लो जी, अम्मा ने बैग बना दिया, वो बैग बन गया और उन्होंने वो बैग में बुक्स रख के दे यूज्ड टू गो टू यूनिवर्सिटी और वाटरप्रूफ बैग बन गया एट नो कॉस्ट एट ऑल। जैसे लोगों ने और देखा, उन्होंने पूछा ये कहाँ से लिया आपने? उन्होंने कहा जी हमने खुद बनाया है। उन्होंने कहा मेरे लिए भी बना दो। एंड आहिस्ता 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 मेरे लिए बना दो, दोस्तों फैमिली आए गए। और इस वक्त in UK that's one of the largest brand, one of the most expensive bags, 300 यूरो से शुरू होता है बैग। और उनकी अभी तक वो जो एक्सक्लूसिवनेस है वो यही है कि अभी तक वो यूज्ड कैनवस ही यूज करते हैं। दे डू नॉट बाय न्यू वन। वो ट्रक के अड्डे पे जाके ट्रक वालों को कहते हैं तो तुझे हम नहीं ले देंगे, तुम्हें पुरानी दे दें। गुड। और उसी से उनका एक कॉन्सेप्ट है रिसाइक्लेबल वाटरप्रूफ बैग। तो कहने का मकसद है कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, अक्सर लोग हमें डिस्करेज करते हैं बाय सेइंग कि तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो हम अक्सर बड़े गोल पे देखने के बाद खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। सो अगर आप अपने मीन्स पे देखें, इसको हम कहते हैं बर्ड इन हैंड, कि मेरे पास क्या है, व्हाट डू आई हैव विद इन माई लिमिट। वो चीजें जो मेरे पास हैं जो उनको मैं यूज करूं और वहां से फिर आहिस्ता 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 अपना बिजनेस एक्सपैंड करूं। तो एवरीवन हैज अपॉर्चुनिटीज अराउंड देम। ऐसी कोई बात, हमारे पास हजारों प्रॉब्लम्स हैं, हमारे इर्द गिर्द हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं। सिर्फ हमने अपने सोच बदलनी है और उस सोच को अडॉप्ट करने के बाद अपने मीन्स में रह के, जो मेरे पास है, मेरे पास कैंची है, मेरे पास धागा है, मेरी अम्मी के पास सिलाई मशीन है, एंड चल सो चल, एंड देन यू कैन बिकम अ मल्टीमिलियनर। अच्छा ये बताइए कि ये जो रोल मॉडल है, मैं पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मैं उनसे अक्सर पूछता हूँ कि आप इस बिजनेस के अंदर आए तो आपका रोल मॉडल कौन था, तो वो कुछ भी नहीं बता पाते। तो आप ये मुझे बताइए कि मैं जब अपने गैर मुल्की दोस्तों से मिलता हूँ जो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो उनमें से अक्सर लोग अपने रोल मॉडल का जिक्र करते हैं, बिल्कुल उसको फॉलो करते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उससे मोटिवेशन लेते हैं, इंस्पायरेशन लेते हैं। तो ये बताइए कि हमारे यहाँ जो रोल मॉडल फिक्स करके चलना है, इसकी क्यों थोड़ी सी कमी है? लोग इसके ऊपर क्यों नहीं देखते कि हम जो भी काम करने लगे हैं, जो भी हम धंधा शुरू करने लगे हैं, इसके लिए पहले किसी को रोल मॉडल देख लें कि हमें किस रोल मॉडल के साथ अपने आप को अलाइन करना है। बिल्कुल नबी साहब, एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल सही बात की। मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता भी हूँ और वहाँ पे मैं अक्सर स्टूडेंट से अगर पूछता हूँ ना कि तुम्हारा मेंटोर कौन है या रोल मॉडल कौन है, एंड नोबडी हैज एन आंसर। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी भी कोई मेंटोर चूज ही नहीं किया, और हमारे कल्चर में शायद ऐसी चीज है कि हम शर्म फील करते हैं कि हम किसी से आके पूछ लें, जबकि हम अक्सर हमने सुना है कि द व्हील हैज बीन ऑलरेडी इन्वेंटेड, देयर इज नो नीड टू रीइन्वेंट द व्हील। सही कह रहे हैं। तो जब सब कुछ इन्वेंट हुआ है और आप कहते हैं यार मैंने बिजनेस शुरू करना है, मैं जीरो से शुरू करूंगा, मैंने किसी से नहीं पूछना सब कुछ, क्योंकि हमारी जो माइंडसेट है ना, अनफॉर्चुनेटली एक फिक्स माइंडसेट है जिसके अंदर मैं समझता हूं कि सारा कुछ मुझे आता है, मैं हर फन मौला हूं और मुझे किसी के पास जाने की जरूरत, और अगर मैंने किसी से पूछ लिया तो मैं छोटा हो जाऊंगा। तो एक तो हमारे ईगो बहुत ज्यादा हमारे अंदर है। तो आई थिंक आपकी बात बिल्कुल सही है, वी नीड टू गेट अ रोल मॉडल, वी नीड टू गेट अ मेंटोर, ऐसे लोग जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्टीज हैं, जो इंडस्ट्री को जानते हैं, जिन्होंने मिस्टेक्स ऑलरेडी कर ली हुई हैं, हम उनके पास जाएं। ऑफ कोर्स हमें उनके पास जाना पड़ेगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारे पास नहीं है, हमने जाना है, हमने उनसे कन्वर्सेशन करनी है, हमने उनसे टाइम लेना है, हमने उनके पीछे पड़ना है। मैं आपको बड़ी जबरदस्त एग्जांपल बताऊं, देयर इज अ चेन इन यूएसए जिसका नाम है बॉस्टन चिकन, बहुत जबरदस्त चेन है। और एक बंदा था वहां पे जाके चिकन खाया उसने, और उसने कहा यार दिस इज ऑसम चिकन। तो वो ओनर को कहते हैं आई वांट टू मीट द ओनर। तो ओनर भी आ गया, उन्होंने कहा जी बहुत जबरदस्त आप चिकन बनाते हैं यार, मुझे इसकी फ्रेंचाइज दे दो। कहता मैं इसकी फ्रेंचाइज नहीं देता। उन्होंने कहा सर आप मुझे दें, मैं पूरे अमेरिका में फैला दूंगा। मैं देनी नहीं मैंने इसको। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बुक में लिखा हुआ है, वो 72 डेज तक कंटिन्यूसली उस बंदे के पास जाता गया कि मुझे भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो। फाइनली ऑन द 73rd डे उसने कहा यार ये मेरे भाई तू लैला भाई। सो कभी कभी आपको जो आपका ड्रीम है, जो आपका विजन है, उसके पीछे पढ़ना पड़ता है आपको। और अगर हमारे यहाँ पे ऐसे जबरदस्त लोग हैं, ऐसे जबरदस्त चीजें हैं, दे आर विलिंग टू शेयर, बट यू हैव टू गो, यू हैव टू टेल देम, यू हैव टू रिक्वेस्ट देम। और जितने भी हमारे बिजनेसमैन बैठे हैं वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, आप उनसे मिलें, आप उनसे डिस्कस करें। मेरा नहीं ख्याल है मेरी जिंदगी में मैं किसी से कोई इन्फॉर्मेशन ली किसी ने मुझे नो नहीं किया, ऐसे ही और नो कोई करता भी नहीं है। आप पूछें वो आपको जवाब, हाँ अगर आप नहीं पूछेंगे तो ऑफ कोर्स। तो आपकी बात बिल्कुल सही, वी नीड टू हैव रोल मॉडल्स, वी नीड टू
सी के यहाँ पे कौन से सक्सेसफुल मॉडल्स हैं। जैसे अपनी जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा हट, हार्डीज, इनके जबरदस्त प्रोसेसेस हैं, दे हैव बीन सक्सेसफुल अराउंड द वर्ल्ड। आप जाएं, देखें, लर्न करें, एंड देन यू कैन अप्लाई दोस थिंग्स एट योर रेस्टोरेंट और इन बिजनेस आल्सो। अच्छा, यहीं से एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आता है कि हम लोग पाकिस्तान में ज़्यादातर ये सुनते हैं कि जो रेस्टोरेंट है, जो होटल है, जो आपका फूड सर्विस है, ये बेसिकली आपके शेफ पे ऊपर चलता है। लेकिन अभी मैंने आपकी बात से जो मैंने टेक अवे लिया है वो ये है कि असल चीज़ जो रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल करती है वो उनके प्रोसेसेस हैं। एग्रीड। शेफ कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर शेफ की ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन रेसिपी शेफ के माइंड के अंदर नहीं होनी चाहिए। एग्रीड। तो इसका क्या हल है हमारे पास? क्योंकि अक्सर मैं ये देखता हूं कि पाकिस्तान के अंदर तो शेफ को लोग लेके होते हैं कि जी मेरे पास शेफ बहुत अच्छा है इसलिए मेरा रेस्टोरेंट चल रहा है। अगर उनसे जैसे मैकडोनल्ड, केएफसी या इस तरह की जो चेन्स है, अगर वो उनकी तो रेसिपी चल रही होती है, कुकिंग की मेथोडोलॉजी होती है, वैसे इक्विपमेंट रखा होता है, टाइम फैक्टर लगे होते हैं, सारा का सारा क्वालिटी के फैक्टर्स लगे होते हैं। तो ये हम इस मिथ को कैसे ब्रेक करें पाकिस्तान के अंदर कि हम सिर्फ रिजल्ट्स के ऊपर जोर दे रहे होते हैं कि बर्गर बहुत अच्छा बनना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा कोई सर देखें, जो भी मैंने अभी आपको ब्रांड्स के नाम लिए, ये फॉर नो रीजन ग्लोबली सक्सेसफुल फॉर नो रीजन नहीं है। इवन कंपनीज लाइक टोयोटा, होंडा, जीएमसी, आपकी जितनी भी बीवाईडी ये कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज हैं जो प्रोसेस ड्रिवन है। इन कंपनीज ने अपना टाइम और पैसा जो इन्वेस्ट किया है ना, वो इन गेटिंग द बेस्ट प्रोसेस। टोयोटा के क्वालिटी सर्कल्स बनते हैं जहां पे वो लोगों को लेके आते हैं, जहां पे वो फोकस करते हैं, यार ये प्रोसेस बना हुआ नहीं, तुम इस पे और देखो, इस पे और नो। सो दे ऑल सिट टुगेदर एंड दे वांट टू ब्रिंग द प्रोसेस बेटर। वो कहते हैं, अच्छा, उनकी टोयोटा की बड़ी अच्छी फिलॉसफी है, वो कहता है पीपल डू नॉट मेक मिस्टेक्स, प्रोसेसेस मेक मिस्टेक्स। तो अगर वो कहता है लोगों को मत डांटे, लोगों की गलती नहीं होती है, प्रोसेस को देखो, प्रोसेस को ऐसा बनाओ कि लोग गलती ना करें। तो हमारे यहाँ पे ना, बिकॉज हम शॉर्टकट्स पे बिलीव करते हैं, हमारा प्रोसेस पे फोकस ही नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल सही, हम रिजल्ट को देख कर ड्रिवन होते हैं। अगर आप प्रोसेस पे ड्रिवन होंगे तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी द बेस्ट। तो क्योंकि प्रोसेस कंज्यूम करता है ज्यादा टाइम, कंज्यूम करता है ज्यादा एनर्जी, कंज्यूम करता है ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन परस्पेक्टिव ऑफ बीइंग द परफेक्ट। तो हम उस शॉर्टकट्स को गुजरने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट पे फोकस। इसीलिए हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं, आपने अभी देखा होगा एक बहुत जबरदस्त टाइम आया था, ये जब फलस्तीन का इशू आया तो इंटरनेशनल ब्रांड्स एकदम नीचे चले गए। तो लोकल ब्रांड्स के बाद एक विंडो खुल गई, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहां पे वो आप पाकिस्तानी लोगों को पाकिस्तानी ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट कर सकते थे। और लोग आए भी, इनकी सेलें बहुत ऊपर चलेगी। मगर अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी सफर्ड and they could not maintain the consistency and quality, जिसकी वजह से जो पहला कस्टमर आया उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, but when the customer came back again, the quality was totally different. और हमारा यही प्रॉब्लम है, वन ऑफ द रीजन हमारे लोकल ब्रांड्स इंटरनेशनल नहीं भी जा रहे इज बिकॉज हम प्रोसेस ड्रिवन अभी भी नहीं है। केएफसी, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट इतना टाइम और इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑन द प्रोसेस, और उनकी ट्रेनिंग्स ही ऐसे डिजाइन हुई होती हैं कि अगर एक लड़का किचन में काम कर रहा है, वो छुट्टी कर जाता है, दूसरा टेक ओवर कर जाएगा, मगर क्वालिटी वुड बी द सेम बिकॉज द प्रोसेस कैन नॉट बी चेंज। और जहां तक आपकी शेफ की बात कीजिएगा, शेफ की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, मैं ये नहीं कहूंगा शेफ की इंपॉर्टेंस, शेफ की अपनी इंपॉर्टेंस। जो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पे शेफ प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, मगर जो ओनर्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट को ऑपरेट करते हैं, ही और शी आल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर भी एक पैशन होना चाहिए कुकिंग का, उसके अंदर भी पैशन होना चाहिए इंग्रेडिएंट्स का कौन से लगते हैं। ये नहीं है कि पूरा रेस्टोरेंट आप शेफ पे चला रहे हैं और शेफ को जिस दिन पता लग जाता है ये रेस्टोरेंट मेरे पे चल रहा है, उस वक्त वो डिमांड्स करेगा अपनी अनरीजनेबल डिमांड्स, या वो छुट्टी कर जाएगा या अपनी सैलरी बढ़ाने की डिमांड करेगा, सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग टेक्निक्स। तो उससे भी आपने बचना है। इसलिए एज एन ओनर यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन योर किचन, आपको ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन केस कोई नहीं है तो आप खुद जंप इन कर जाएं। और मेरा ख्याल ये बड़ी अच्छी टेक्निक है जो हमें भी सिखाई गई है कि अगर कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, अपने बाजू ऊपर करें और खुद ईगो को खत्म करें और खुद जंप इन करें। अगर डिश वॉशिंग भी करनी है तो खुद करें, नो बिग डील। और ये तभी हो पाएगा जब प्रोसेस बने होंगे और आप उस पर ट्रेंड होंगे। एब्सोल्युटली, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सामने काम खराब होगा, आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा जिसमें आपको सपोर्ट करे, क्योंकि वो उस पर ट्रेंड ही नहीं होगा, उसके पास प्रोसेस ही नहीं होगा और वो कर भी नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त हमारे बेशुमार लोग बिजनेस करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटियों से लोग निकल रहे हैं, अच्छा उनके पास एजुकेशन होती है लेकिन उनके पास काम नहीं होता। जॉब्स तो अब दुनिया से वैसे ही खत्म हो रही हैं, बहुत कम रह गई हैं जॉब्स।
तो अब ये बताइए कि जो नए लोग यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं, हमारी बहुत सारी ख़वातीन जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन घरों में बैठी हुई हैं, वो ये जो सप्लाई चेन है फूड सर्विस की, क्या इसको वो ट्राई कर सकती हैं बड़े छोटे लेवल पे एक सिंगल डिश के साथ? देखिए सर, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है ना, हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में कहते हैं कि इसके साथ बहुत लोग कनेक्टेड है। कोई एक ओनर कनेक्टेड नहीं है इसके साथ। आपके सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, आपके फार्मर्स हैं, आपके छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं। सो बहुत ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके रेस्टोरेंट नहीं करा सकते, यू कैन बिकम अ वेंडर, यू कैन बिकम अ सप्लायर। जैसे आपको जैसे आप KFC है या जो भी चिकन ओरिएंटेड रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने चिकन तो लेनी है। तो चिकन कहाँ से आनी है? एक फार्मर है जो चिकन आपकी करेगा, प्रोसेस करेगा, वो आपको देगा। फिर इसमें प्रोसेसिंग प्लांट्स भी हैं। प्रोसेसिंग प्लांट्स कैन ऑल्सो बी लुक्ड इनटू इट, कि वो भी आप कर सकते हैं। बर्गर्स, आपकी बेकरी आइटम्स बहुत ज्यादा हैं, आपके छोटे छोटे बेशुमार इंग्रेडिएंट्स हैं। मुझे याद है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मैकडोनल्ड्स और KFC पाकिस्तान में नहीं थे, तो एक आइटम है आइसबर्ग लेटस। हमारे मुल्क में ना आइसबर्ग लेटस सिर्फ सर्दियों में मिलता था, और वो भी आता था एबटाबाद या सर्द और इलाकों से, एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, तो हम खाते नहीं थे। मगर जब ये इंडस्ट्री आए तो अब आप देखें, अब आइसबर्ग लेटस एक तो 12 मंथ्स मिलता है आपको हर जगह। लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड फार्मिंग दैट आइसबर्ग लेटस। अब आइसबर्ग लेटस की वो जो उस टाइम पे हमारे डिमांड थी, सप्लाई थी, अब वो बिल्कुल चेंज हो गई है। इसी तरह बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं आपके, चेरी टमाटोज हैं, ये इस तरह की छोटी छोटी आइटम्स हैं जो आप खुद अपने घर पे भी ग्रो कर सकते हैं, और वहां से आप बिजनेस के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। हमारा यहाँ पे ना थोड़ा सा पता नहीं क्या टेंडेंसी है कि मैं बिजनेस उस वक्त शुरू करूंगा जब मेरे पास करोड़ रुपया होगा, वरना शुरू नहीं करूंगा। तो आई थिंक ये एक मिथ को हमें ब्रेक करना है कि बिजनेस के लिए पैसे नहीं चाहिए, बिजनेस के लिए एक आइडिया चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी आपने तलाश करनी है, और वो जो आइडिया और अपॉर्चुनिटी है वो एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। दैट इज द ओनली सीक्रेट। अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आप एक रेजोल्यूशन ला देते हैं, बस। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देयर वाज दिस लेडी इन अमेरिका जो ऐसी जगह रहती थी जहां पे हनी बहुत ज्यादा निकाला जाता था। तो उसने ऑब्जर्व किया कि यार हनी जब निकलता है ना, तो वो जो हनी के वो रह जाते हैं पीछे खाली, वो जो फेंक देते हैं, उसके साथ वैक्स लगी होती है, तो वो वैक्स जाया हो रही थी। तो उसने एक दिन वैसे ही ट्राई किया, उसने वो वैक्स लेके ना अपने लिप्स पे लगाई, तो वो बाम बन गई। उसने कहा यह तो बड़ी सी चीज है। वो जो वैक्स फेंक रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसने प्रोसेस किया उसको, उसने छोटी डब्बियों में डाला, और इस वक्त USA के अंदर बहुत बड़ा ब्रांड है, और उसने लिखा हुआ है नेचुरल वैक्स। तो ये अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन की बात है, आपने देखना है। और हमारे यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आप देखें, आप उसको आइडेंटिफाई करें, दैट इज योर बिजनेस। और फूड के सेक्टर के अंदर रहते हुए, हाँ, फूड के सेक्टर अंदर रह के आप देख लें। आई रिमेम्बर हमारे पास, मुझे याद है, एक साहब थे यहाँ पे, आई मेट हिम फ्यू इयर्स बैक। ही वाज सो पैशनेटेड के जो फ्रेंच फ्राइज हैं वो सारे इंपोर्टेड आते हैं, हमारे पाकिस्तान में फ्रेंच फ्राइज प्रोसेस नहीं होते। तो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, यार क्यों नहीं होते, मैं करता हूँ। एंड देन ही वर्कड ऑन डिफरेंट सैंपल, वो डिफरेंट सैंपल्स लेके गया डिफरेंट कंपनीज को, उसने वो सैंपलिंग करवाई, and to lot of an extent he actually was very successful, and because उसकी वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसने कहा यार ये इतनी एक्सपेंसिव आइटम है, ये बाहर से क्यों आती है, जब क्या हुआ था पाकिस्तान में इतना ज्यादा पोटैटो आलू होता है, बहुत तो हम क्यों नहीं वो कर सकते। ऑल्दो वो एक सर्टेन क्वालिटी, उसने शायद वो वाला आलू का शायद सीड लेके आया, उसने ग्रो भी किया, मगर इट इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपके अंदर एनालिटिक स्किल्स होंगी, वो फिर आप यूज करते हैं। और मेरा ख्याल है हमारे जितनी यहाँ पे फार्मिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं, जितनी लाइफ स्टॉक की अपॉर्चुनिटीज हैं, पाकिस्तान इज द प्रॉब्लम द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं। मगर हम, अगेन वही बात है, मेरे पास डिग्री है, मैं डिग्री वाला बच्चा हूं, तो मैं क्यों जाके फार्मिंग करूंगा, या मैं क्यों लाइफ स्टॉक में जाऊंगा। मेरा ख्याल ये भी एक टेंडेंसी है जो हमें शायद रोकती है। या मैं क्यों फूड का काम करूंगा, हाँ मैं बर्गर क्यों बेचूंगा, मैं बर्गर क्यों बेचूंगा, यस, शवारमा क्यों बेचूंगा। मैंने उसने पता नहीं देखा है किसी यहाँ पे एक लेक सिटी के पास एक साहब हैं पढ़े लिखे, उनके पास होंडा सिविक गाड़ी है, और वो अपनी गाड़ी डिग्गी खोल के डोनट बेचते हैं, एंड इज डूइंग अ गुड बिजनेस। और एक दिन उनका ब्रांड बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप जितने भी ब्रांड दुनिया में डेवलप हुए, आपका ख्याल है ये ओवरनाइट डेवलप हुए? नहीं, ये तो कोक के बारे में कहते हैं इट टुक देम 3 years टू सेल 1 बॉटल। नहीं सेल हुई थी, हाँ, फिर भी नहीं हुई थी। तो आप देखें आज कहां पे है वो ब्रांड। तो हम समझते हैं कि शायद हम स्टार्ट जो होगा ना, वो हमारा होगा एकदम, हम स्टार्ट आएंगे तो साथ ही हमारे 1 million रुपीस की सेल हो जाएगी। नहीं, कभी कभी एक दिन आते हैं, कभी आपके 6 महीने तक कोई सेल नहीं होती। सही।
मुझे एक यंग लड़का याद आ रहा है। मैं जेलम में मैंने कुछ अर्सा परफॉर्म किया है, तो वहाँ पर एक लड़का मेरे पास जॉब के लिए आया। ओके। जॉब नहीं थी, तो मेरे एक दोस्त साथ बैठे हुए थे, तो तब हम डिस्कस कर रहे थे कि जो फूड है इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। वो बच्चा बैठ के सुन रहा था, यंग, उसने ग्रेजुएशन की हुई थी। तो बहरहाल उठ के चले गया। थोड़े दिन के बाद वो ना कोई तकरीबन 1.5 महीने के बाद मुझे मिला, तो बड़ा खुश था वो। तो मुझे कहता, सर, मैंने कहा तुम्हारी जॉब का क्या बना? ज़ाहिर है मैं जॉब के कॉन्टेक्स्ट में सही। था। कहते, सर, मैं जब आपके पास बैठा था ना, तो वो आपके जो दोस्त बैठे थे ना, तो वो फूड के ऊपर बात कर रहे थे। राइट। कहता है मैं बाहर निकला हूँ, तो 1 या 2 दिन के बाद मुझे आइडिया आया कि यार मैं ये जो शामी कबाब होते हैं ना, ये मैं बनाता हूँ। वेरी गुड। कहता है अब 3 बड़ी बेकरीज हैं जहां जेलम की, जहां मेरे बने हुए कबाब पड़े होते हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। और फिर उसने ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेस को बढ़ाया, और फिर वो जेलम में जितनी भी बेकरीज थी उस पर वो शामी कबाब लेके रखता था। तो बहुत खुश था, और उससे उसने बड़ी अच्छी इनकम होती थी उससे। तो इस तरह हमारे जो नौजवान हैं और हमारी जो बहनें और बेटी हैं, अगर ये सिर्फ इन्हीं आइडियाज़ को तलाश कर लें और इसके ऊपर जो गैप किसी जगह पे पड़ा हुआ है उसको देख लें और अपनी एक नीश डेवलप कर लें, एग्रीड। तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है इसके अंदर, आप किसी की जॉब भी नहीं करेंगे, और आप जितना काम करेंगे उसका फायदा आपको होगा। लेकिन बहरहाल इसके अंदर प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। राइट। अब आते हैं कि एक तो थोड़ा सा ये बताइए कि जो लोग ये काम करना चाहते हैं, मसलन मैं हूँ, मेरे पास, मैंने फूड की एजुकेशन नहीं ली, इसकी प्रिपरेशन की नहीं ली, मैं कुक नहीं हूँ, मैं शेफ नहीं हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकता हूँ। अब मुझे बताइए कि इसकी जो प्रॉपर एजुकेशन है वो मैं कहाँ से लूँगा? मुझे कोई किताब मिल सकती है, मुझे कोई शॉर्ट कोर्सेज मिल सकते हैं जिसमें मैं जाके इसको समझ लूँ और फिर अपने 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 आइडिया को आगे की तरफ बढ़ाऊँ? देखें सर जी, आइडियली तो हम यही कहते हैं कि जी जाके आप बैचलर्स कर लो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, या डिफरेंट शॉर्ट कोर्सेज कर लें जहाँ से आपको इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोर्सेज आपको ऑफर हो रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसमें बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। मेरा ख्याल है जो सबसे ज़बरदस्त तरीका है अगर आपने इस बिजनेस में आना है और आपने जो सीखना है, उसका जो सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग है वो है सेल्फ एक्सपीरियंस। आइडियली लोग कहते हैं कि जी मैं वो बिजनेस नहीं मुझे करना चाहिए जिसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऑल दोस पीपल हु वांट टू स्टार्ट सम बिजनेस, और उनका वन ऑफ द रीजन दे बिकम आल्सो अ फेलियर इज बिकॉज वो एक्सपीरियंस नहीं करते। तो अगर आपने इंडस्ट्री में आना है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, तो मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप जाके रेस्टोरेंट में काम करें और आप लो लेवल पे जॉब करें, जहां पे आप किचन के अंदर देखें एक्चुअली होता। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जो मेक और ब्रेक करता है रेस्टोरेंट को, वो किचन का एरिया। और हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो किचन एरिया से डरते हैं, वो जाते ही नहीं है क्योंकि गर्मी होती है, वहां पे काम करना पड़ता है। तो यू विल सी मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल स्टैंडिंग इन द लॉबी, और यहाँ पे एसी लगा फ्रंट पे। मगर एक रेस्टोरेंट बंदे के लिए और बंदी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ही और शी हैज टू कंट्रोल ऑफ द किचन। तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा, ठीक है आप पढ़ें भी, आप सर्टिफिकेशन भी करें, मगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लें, देखें एक्चुअली होता कैसे है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है, क्यों जरूरी है, हाइजीन सेफ्टी क्यों जरूरी है। हमारे कंट्री के अंदर अनफॉर्चुनेटली हाइजीन के स्टैंडर्ड्स ही कुछ नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि कोल्ड एरिया क्या होता है, हॉट एरियाज क्या होते हैं, टेम्परेचर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल ग्रोथ कहां पे होती है, किस टेम्परेचर पे होती है, किस टेम्परेचर पे होती और किस ह्यूमिडिटी पे होती है। हाँ जी। अब क्योंकि हमने कभी वो स्टैंडर्ड पढ़ा ही नहीं है, कभी एक्सपोजर ही नहीं किया उसको, तो हमारी सेफ्टी और हाइजीन के स्टैंडर्ड बिल्कुल, आप देखें अनफॉर्चुनेटली, वेरी सॉरी टू से, फूड सेफ्टी बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल फूड सेफ्टी के ऊपर हम जीरो है। एंड द सैड पार्ट इज कि वी डोंट केयर। आपका किचन हर वक्त ऐसा साफ सुथरा होना चाहिए कि कोई भी बंदा आ जाए, अननोन भी आ जाए, वो किचन में आए, आप कहेंगे यार जबरदस्त। सो दैट क्लीनिनेस लेवल, बिकॉज अल्टीमेटली इसी चीज से आपका बैक्टीरियल ग्रोथ होनी है और इसी चीज से फिर आपने कस्टमर्स के आगे जाना है। तो मेरा तो ख्याल है एक्सपीरियंस करें, जॉब करें, लर्न करें, फिर आप आए। फिर डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल, कैनवस मॉडल बहुत जबरदस्त मॉडल है। आप कैनवस मॉडल पे अपना बिजनेस प्लान को बनाएं। इट हेल्प्स यू एंड गाइड्स यू इन अंडरस्टैंडिंग कि आपका बिजनेस रन कैसे होगा। पहले तो आपने प्रैक्टिकल जाने से पहले आपके सारी थ्योरेटिकल वर्क करना है, आपने सारी प्लानिंग करनी है, कॉन्सेप्ट डिजाइन करना है। हमारे एक और रीजन जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर लोग एकदम जंप मार जाते हैं और समझते हैं ओवरनाइट मैं रिच हो जाऊंगा, ओवरनाइट मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। नो, इट्स नॉट एन ओवरनाइट बिजनेस।
दिस बिजनेस नीड्स ट्रस्ट। जब तक आपका और कस्टमर का ट्रस्ट लेवल नहीं बनेगा, ये बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। कस्टमर आके एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बिल्कुल, और वह हर दफा एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं होगा, उसकी लॉयल्टी डेवलप नहीं Loyalty होगी, develop डेवलप नहीं नहीं होगी, और आपकी सेल्स जनरेट नहीं हो सेल पाएगी, जनरेट नहीं होगी। योर फर्स्ट कस्टमर, जो हम कहते हैं ना, पहली सेल इज नॉट योर सेल, योर रिपीटेड सेल इज योर फर्स्ट सेल। यस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कस्टमर वापस आए। पहली दफा तो जब भी आप देखें ना, कोई भी आप देखें नया रेस्टोरेंट खुलता है, सारी दुनिया पहुंच जाती है। एक पहली बात है, वो फ्री खाना खिला रहे होते हैं। सही। और दूसरा वो डिस्काउंट दे रहे होते हैं। तीसरा उनको होता है कि शायद ये अच्छी जगह हो। हाँ, बिल्कुल, अच्छी जगह तो हो। आप उस वक्त तो चले जाते हैं, बट डू यू अगेन गो एंड आर यू विलिंग टू पे दैट प्राइस? इज द फूड वैल्यू फॉर मनी? इज द प्रोडक्ट टू द लेवल? क्या उनका किचन उस स्टैंडर्ड का है? क्या उनकी हाइजीन, सेफ्टी, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं? प्राइसिंग कैसी है? ये सारे पैरामीटर्स हैं जो हमने देखने होते हैं। और अगर हम बाय द बुक चलें, स्टेप बाय स्टेप चलें, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। An entrepreneur can be successful if he or she follows the plan, the given plan, जिसके अंदर कुछ चेकलिस्ट के पॉइंट्स हैं जो अगर आप करें, अपना कॉन्सेप्ट डिफाइन करें, आप मार्केट रिसर्च करें, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करें, ठीक है ना, आप बिजनेस प्लान बनाएं, बिजनेस प्लान के अंदर मार्केटिंग, बजटिंग, सारा कुछ आपको देखना है। ये सब चीजों को आप बाईपास नहीं कर सकते। फिर आप उसके अंदर फंडिंग कहां से लेंगे? खुद फंडिंग करेंगे, इक्विटी लेंगे, फाइनेंसिंग करेंगे, क्रेडिट लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, ये सब कुछ आपको पहले से डिसाइड करना है। ये ना हो कि आप रेस्टोरेंट खोल जाएं, 2 महीने बाद क्या, ओ यार मेरे तो पैसे खत्म हो गए, अब मैं क्या करूं? सो ये सारी शॉर्टकट्स हैं। अगर आप चलें, स्टेप बाय स्टेप चलें, तो यू विल बी इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल। फिर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में कहते हैं 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने कभी मिस नहीं करनी। पहली है लोकेशन, दूसरी है लोकेशन, तीसरी भी लोकेशन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट लोकेशन। हमारा यहाँ पे होता है कि हम देखते हैं यार एक रेस्टोरेंट चल रहा है, साथ अपना खोल लो, कोई बात नहीं, मेरा भी चलेगा। तो हमारी कोई R&D नहीं होती, कोई रिसर्च नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई फंडिंग नहीं, बस ऐसे। फिर इसी वजह से चांसेस ऑफ गेटिंग द बिजनेस क्लोजर आर हायर, बिकॉज वी गो इन एन हैप्पैज़र्ड में। तो आप हैप्पैज़र्ड चलेंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना कि अगर आप प्लान के बगैर चलेंगे। तो अगर आप मेरे लिए, मैं आपको सबको एडवाइस करूंगा, कैनवस मॉडल आपके अवेलेबल है, इट्स वेरी वेरी गुड मॉडल, यूज करें। स्टेप बाय स्टेप उसको आप यूज करके अपना पूरा बिजनेस पहले उस पर डिजाइन करें एंड देन गो टू द एग्जीक्यूशन फेज। और जो लोग घर से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी यही एडवाइस है? अच्छा, घर के लिए सर बड़ा अच्छे यहाँ पे हमारे बिजनेस मॉडल, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है क्लाउड किचन का। क्लाउड किचन के अंदर ये होता है कि यू डोंट नीड अ फ्रंट ऑफ द हाउस, आपके पास बैक ऑफ द हाउस किचन होता है। आप अपने फूड बनाते हैं, इफ यू हैव गॉट सम वेरी गुड रेसिपीज, आप राइडर हायर कर सकते हैं, आप डिफरेंट कंपनीज, फूड पांडा यहाँ कंपनी, वो भी ये आपको हेल्प करती है, जहाँ पे आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें और वो आपका क्या, आपकी अपनी वेबसाइट पे आपका एडवर्टाइज कर देंगे। जैसे कोई ऑर्डर आएगा वो आपको लैंड करेगा, आपने उसी वक्त फ्रेश कुक करना है अपने घर पे, आपने टाइम बता देना है कि 15 मिनट 10 मिनट का राइडर आ जाएगा, राइडर, और वो शेयरिंग पे होता है, प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर, व्हाटएवर द प्रॉफिट शेयरिंग इज विद द कंपनी। सो ये आजकल बड़ा इन बिजनेस है कि अगर आपके पास इतना फाइनेंस नहीं है, बट यू आर अ फूड लवर एंड यू आर एन एक्सीलेंट कुक, आपके पास कोई सीक्रेट जबरदस्त किस्म की रेसिपीज हैं, तो उस आर्ट को जाया मत होने दें। यू कैन स्टिल मेक मनी आउट ऑफ दैट। आई मीन कुछ होता है ना, अक्सर लोग आपके घर आते हैं, यार आपकी मैंने बिरयानी खाई जबरदस्त, मैंने आपके उंगलियां चाटता रहा अपनी एंड ऑल दैट स्टफ, आपका कोरमा बड़ा जबरदस्त है, निहारी बड़ी जबरदस्त है। तो ये बड़ी अच्छी आजकल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप अपना क्लाउड किचन यूज करें, आप अपने घर पे यूज कर लें। अच्छा, घर पे नहीं, फिर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो किचन भी आपको रेंटल देती हैं, आप रेंटल पे किचन ले लें, कमर्शियल किचन्स मिल जाते हैं, वहां जाके आप कुकिंग करें, राइडर्स अवेलेबल हैं, डिलीवरी करें आप। ये तमाम ऑप्शंस पाकिस्तान में अवेलेबल है, ये तमाम ऑप्शन पाकिस्तान में अवेलेबल है। और इसके अंदर और भी लोग काफी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि क्लाउड किचन का बिजनेस अभी पाकिस्तान में नया नया है, बट इट इज ग्रोइंग स्लो एंड स्टेडी। क्यों पीपल आर नाउ, जिनके पास इतनी बड़ा अमाउंट नहीं है कि मैं अपने एक लोकेशन लेके अपना रेस्टोरेंट खोलूं, बट दैट पर्सन इज वेरी मच फैसिनेटेड एंड वेरी एक्साइटेड अबाउट हैविंग हिज और ओन रेस्टोरेंट, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। इनिशियली वो क्लाउड किचन से काम शुरू करें, अपने घर से शुरू कर ले, आहिस्ता, मैंने आपको बताया ना, स्लोली स्टडी, अपने मीन्स में रह के अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, एंड देन यू विल बेबी हैव अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स। अच्छा, ये बताइए कि बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्स जनरेट होनी चाहिए। अगर सेल्स जनरेट नहीं होगी तो बिजनेस तो नहीं चल पाएगा।
सेल जनरेट करने के लिए पहले हमारे पास टूल होते थे जिसको हम मार्केटिंग कहते थे, कि हम मार्केटिंग के ज़रिए अपनी सेल्स को बढ़ाते थे, सेल्स जनरेट करते थे। उसके अबव एक और चीज़ आ गई, ब्रांड एंड ब्रांडिंग। राइट। हमारे लिए ये है, हो सकता है यूरोप के अंदर ये ना हो, जी जी बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ अब ये बताइए कि सेल्स, उसके ऊपर मार्केटिंग, उसके ऊपर ब्रांड एंड ब्रांडिंग। अब बताइए कि इनका बेस्ट मिक्स कैसे डेवलप हो कि हमारी जो ब्रांडिंग है और जो हमारी मार्केटिंग है वो हमारे लिए सेल्स को जनरेट करे। अच्छा, देखिए सर, इनिशियली जब आप अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, यू हैव टू इन्फॉर्म पीपल व्हाट द प्रोडक्ट इज, आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है लोगों को। तो इफ यू हैव अ प्रोडक्ट एंड नोबडी हैज टेस्टेड इट, तो कभी भी नहीं कोई आएगा। तो हमारे आजकल के दौर में तो चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं और बड़ी इकोनॉमिकल हो गई हैं। जैसे पहले ज़माने में तो आपको शायद अखबार में ऐड लगाना पड़ता था या कोई टीवी पे देना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पड़ता था, पे जाना, रेडियो पे व्हिच देना वाज नॉट पड़ता था। अफोर्डेबल। विद सोशल मीडिया थिंग्स हैव बिकम ऑलमोस्ट फ्री। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे लिंक्डइन वगैरह, ये सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑफ कोर्स इसको अगर थोड़े सेगमेंट करना चाहें तो आपको थोड़ा बहुत पेमेंट भी करनी पड़ती है, मगर आई थिंक आजकल के, तो मुझे अभी याद है कि आजकल लोग क्या करते हैं, दे क्रिएट अ हाइप। जब रेस्टोरेंट खुल रहा है वो सोशल मीडिया पे शुरू कर देते हैं अपनी छोटी छोटी वीडियो कि मेरा ये ब्रांड आने वाला है, मैं ये करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू हैव दिस प्रोडक्ट जो किसी के पास नहीं है, आप इस डेट को लिए तैयार हो जाएं, इस डेट को आपने आना है। सो दे ऑलरेडी हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग दैट एक्साइटमेंट इन द कंज्यूमर्स कि आपने इस जगह पे इस डेट को आना है, सो यू कैन कम एंड टेस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट बर्गर, वन ऑफ द फाइनेस्ट पिज्जा, व्हाटएवर प्रोडक्ट दैट यू आर लॉन्चिंग। तो आपका ब्रांड बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू हैव अ ब्रांड, होगा तो आप किसी सोशल मीडिया पर जाके बात कर सकेंगे ना। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर भी लोग डरते हैं या ब्रांड को बनाने में। अब तो वैसे काफी मार्केट के अंदर लोगों को समझ आ गई है कि ब्रांड को रजिस्टर करवाना है, ब्रांड को बनाना है, ब्रांड के कलरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रांड का लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें पूरी दुनिया में कहते हैं कि जी जो सबसे रिकग्नाइजेबल आइकॉन है वो कर्नल सैंडर्स का आइकॉन है। दूर से हर बंदा पहचान लेता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल आइकॉन इन द वर्ल्ड। और दुनिया का जो सबसे ज्यादा ब्रांड का लोगो दुनिया में रिकग्नाइज होता है वो है उसका डबल आर्च, गोल्डन आर्च जिसको कहते हैं मैकडॉनल्ड्स की। तो ये इन्होंने कैसे बनाई है? ये ऐसे ही बनाई है ना, देव दुनिया में डे वन से तो नहीं, नोबडी न्यू देम। सो अल्टीमेटली हमें भी ऐसे करना है कि हमें अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करना है। पीपल शुड स्टार्ट रिस्पेक्ट, और ब्रांड के साथ वैल्यूज एसोसिएटेड है कि मुझे पता है कि मैंने अगर KFC से खाया तो KFC से को मैं ट्रस्ट करता हूँ, मेरी हेल्थ को कोई इशू मेरी नहीं, हेल्थ को कुछ नहीं होगा। तो उस ब्रांड के साथ कुछ चीजें कनेक्टेड होती हैं, उसकी आइडेंटिटी होती है। ये ना हो मेरा ब्रांड है और एक दिन मैं ब्रांड में बहुत अच्छा चिकन बनाता हूँ और अगले दिन मैं ब्रांड का चिकन बहुत बेड़ा कर देता हूँ, तो वो आप अपने ब्रांड को खुद ही खराब कर रहे हैं। तो आपका जो प्रॉमिस है ना ब्रांड के साथ, वो प्रॉमिस को आपने मेंटेन रखना है, और वो मेंटेन ओवरनाइट नहीं होता, वो इट टेक्स ईयर्स। मैंने आपको पहले बताया था, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ ट्रस्ट। ट्रस्ट विल ब्रिंग योर कस्टमर्स बैक टू यू, और ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं बनता। ट्रस्ट टेक्स मंथ्स एंड ईयर्स, जहां पे आप आंखें बंद करके भी आप कहते हैं आई ट्रस्ट दिस ब्रांड, मुझे पता है मैं आंखें बंद करके भी यहाँ पे खाना खाऊंगा ना, या ब्रेकफास्ट करूंगा या लंच या डिनर जो भी करूंगा, देयर फूड इज गोना बी ऑसम। तो ये चीजें जो होती है ना, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस, कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स, ये सारा कुछ आप जब कंबाइन करते हैं तो द ब्रांड की आइडेंटिटी बनती है, और जब ब्रांड की आइडेंटिटी बनती है पूरी दुनिया देखती है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई कीजिए, इसमें फ़र्क क्या है कि एक है ब्रांड की ब्रांडिंग करनी, एक है एडवर्टाइजमेंट करनी या मार्केटिंग करना। मार्केटिंग करनी है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए जब हम ब्रांडिंग कर रहे होते हैं ना, तो ब्रांडिंग के अंदर हमारी हर चीज की ब्रांडिंग हो रही है। हमारे एम्प्लॉयज की ब्रांडिंग हो रही है, एम्प्लॉयज आर अवर ब्रांड, यूनिफॉर्म इज अवर ब्रांड, लोकेशन इज अवर ब्रांड, हर चीज के अंदर ब्रांडिंग। आजकल तो जो हायरिंग प्रोसेसेस भी हैं वो भी ब्रांडिंग के प्रोसेसेस है। सो अपॉर्चुनिटी आप कहीं भी कंपनी लूज नहीं करती अपने ब्रांड का, और वो जो ब्रांडिंग होती है वो हर जगह कनेक्ट कर रही होती है, बिकॉज पीपल आर एसोसिएटेड। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप जब उस कंपनी का देखते हैं कि यार लोगो है, तो आप कहते हैं यार दिस इज द कंपनी आई वांट टू वर्क फॉर। आप और कुछ नहीं देखते, आप कहते हैं बस यही कंपनी है, नाइकी, मर्सिडीज, आप BMW, क्या चीजें। इन्होंने अपनी ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग की हुई है कि हर बंदा इनके साथ एसोसिएट होना चाहता है। और जब हम दूसरी बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की, वो तो आपके एडवर्टीजमेंट कैन बी पार्ट ऑफ ब्रांडिंग ऑल्सो। एडवर्टीजमेंट के अंदर आप देखें कि जब आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं या अपनी लोकेशंस को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, वो एक्सक्लूसिवली is focused on what the product that you're selling, the items that you're selling is more into advertisement.
ब्रांडिंग आजकल हर जगह, और एम्प्लॉयज की यूनिफॉर्म इज अ ब्रांड। अच्छा ये बताइए कि कंज्यूमर्स को इमोशनली कैसे अटैच किया जाए ब्रांड के साथ? देखिए मैंने आपको पहले बताया, जो आपका कंज्यूमर है ना, पहले तो देखिए आपका कंज्यूमर आपसे मांग क्या रहा है। कंज्यूमर आपसे मांग रहा है वैल्यू फॉर मनी, कंज्यूमर आपसे मांग रहा है कंसिस्टेंसी ऑफ द क्वालिटी ऑफ फूड, कंज्यूमर आपसे मांग रहा है कि जो आपने प्रॉमिस इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो वाकई प्रॉमिस इंग्रेडिएंट्स में डालने हैं आपने। अगर ये आप सब कुछ करेंगे तो आपका जो कंज्यूमर है वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रांड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और ये तमाम चीज़ें हम इस्टेब्लिश कैसे करेंगे कंज्यूमर के ऊपर कि ये हम परफॉर्म कर रहे हैं जब मुसलसल? हम कंटिन्यूसली सक्सेसफुली वही प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। मैं जब भी जाऊंगा मुझे उसी तरह की कॉफ़ी मिलेगी, मैं जब भी जाऊंगा मुझे उसी क्वालिटी का केक मिलेगा, मैं जब भी जाऊंगा मुझे उसी क्वालिटी का पिज़्ज़ा और बर्गर मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया ना, दिस टेक्स टाइम, दिस इज अ ट्रस्ट रिलेशनशिप विच एक्चुअली बिल्ड्स ओवर टाइम। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं मेरे कस्टमर लॉयल्टी ओवरनाइट हो जाएगी, वो नहीं ऐसे होगी। नहीं हो सकता। अच्छा, इससे जो मैंने टेक अवे लिया वो ये लिया है कि जो इनपुट है उसको हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, एग्रीड। और उस स्टैंडर्डाइजेशन को आपको एट एवरी कॉस्ट परसिस्टेंट रखना है, कंटिन्यू रखना है, और हमेशा उसको डिलीवरेबल रखना है। बिल्कुल। अगर आपने अपनी इनपुट को स्टैंडर्डाइज नहीं किया तो फिर आप कंज्यूमर को अपने साथ इमोशनली अटैच नहीं कर सकेंगे, उसके माइंड के अंदर आपका पॉजिटिव इंप्रेशन कायम नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं रह सकता। तो जो ब्रांडिंग फिर हुई वो ये हुई कि आपने जो हमारा कंज्यूमर है वो अपना इधर आपके बारे में क्या तस्वीर रखता है। एग्रीड, बिल्कुल। अगर यहाँ पे पॉजिटिवनेस है, अटैच है वो आपके साथ, लॉयल्टी है, तो आपका ब्रांड भी सक्सेसफुल है और आपकी ब्रांडिंग भी सक्सेसफुल जा रही है। एग्रीड। लेकिन उसके पीछे आपकी बहुत बड़ी एफर्ट्स, कमिटमेंट्स और ट्रुथ खड़ी हुई है कि आपने हमेशा काम को बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे कि आपने कंज्यूमर्स को एस्टेब्लिश किया हुआ है। बिल्कुल। अगर आप उस पर कंप्रोमाइज करेंगे तो आपकी वो ब्रांडिंग ग्रेजुअली फिर आपके हाथ से निकल जाएगी और लोग आपका इंप्रेशन अपने माइंड से बिल्कुल अरेज कर देंगे फिर आपसे। देखिए सर, आपके पास बहुत एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स आए। अनफॉर्चुनेटली आपको पाकिस्तान में बर्गर किंग बहुत बड़ा ब्रांड आया, एंड बर्गर किंग इंटरनेशनली एक एस्टैब्लिश ब्रांड है। पाकिस्तान में क्यों फेलियर हुआ इसका? बिकॉज दे स्टार्टेड, जो भी फ्रेंचाइज थे यहाँ पे पाकिस्तान में, उन्होंने क्वालिटी को कंसिस्टेंट नहीं रखा। जब क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं होगी तो मुझे उस ब्रांड में जाके क्या करना है? ये नहीं है कि बर्गर किंग अच्छा ब्रांड नहीं है। बर्गर किंग इज वन ऑफ द ओनली ब्रांड जो मैकडॉनल्ड्स को टक्कर देता है इंटरनेशनली। तो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं हुआ कामयाब हुआ? Not because of its lack of branding, lack of the name, lack of the logo, lack of the processes and procedure. It is because the people who actually worked with that brand in Pakistan could not maintain the given promise to the customer, which is the quality. फूड इंडस्ट्री के अंदर मेरा ख्याल शायद किसी और जगह क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कपड़ों पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए क्वालिटी, किसी और प्रोडक्ट पे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है क्वालिटी, मगर मेरा ख्याल है फूड इंडस्ट्री की ऐसी इंडस्ट्री है जिसपे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इवन 0.1% भी नहीं कर सकते। बिकॉज आजकल का कस्टमर जैसे आपका खाना खाता है उसको उसी वक्त पता लग जाता है, यार ये तुमने ना इंग्रेडिएंट कम डाला है, ये तुमने जो चीज थी ना तुमने आज ब्रांड कोई चेंज कर दिया है। अच्छा, हम समझते हैं शायद कस्टमर को पता ही लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम बड़े चालाक हैं। हाँ ना? जी, हाँ जी, हम बड़े चालाक हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं यार, हाँ जी। हम पहले 50 ग्राम डालते थे, अब हम 40 ग्राम डालेंगे, 10 ग्राम का तो कस्टमर को पता ही लगना। ये बहुत बड़ी गलती है। इंग्रेडिएंट चेंज कर लेते हैं, कम प्राइस का ले आते हैं, कम प्राइस का ले आते हैं, तो एक्सपायर्ड चीजें यूज कर लेते हैं भाई। तो ये जो आपका इमोशनल कनेक्शन है या जो लॉयल्टी है, ये सब उसी से कनेक्टेड है। जहां पे भी इट इज नॉट द कस्टमर दैट लीव्स अस, हम खुद ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं एज ओनर्स, शॉर्टकट्स क्रिएट करते हैं, या हमारे अंदर लालच आ जाती है कि अब तो ब्रांड चल गया मेरा, अब तो कस्टमर ने आना ही आना है, अब मैं कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दूं। तो देन इफ यू थिंक यू आर द स्मार्ट वन, रिमेंबर द कस्टमर इज इवन स्मार्टर देन यू। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन है, ये सिर्फ हमारे फूड सर्विस से नहीं है, बस मैं मुख्तलिफ लोगों से मिलता हूँ, मुख्तलिफ बिजनेस के लोग होते हैं, एक दुनिया में स्टैंडर्ड स्टैब्लिश हो गए हुए हैं, राइट। अच्छा, हम उनको कंप्रोमाइज करने के लिए फौरन अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं, इसकी क्या वजह है? मसलन मैं काम करता हूँ इसके अंदर फील्ड लॉट्स के अंदर, फील्ड लॉट्स के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन हुई है कि
फील्ड लॉट का साइज क्या होगा, ठीक है। एक कैटल को आपने जगह कितनी देनी है, उसमें उसकी हाउसिंग कैसी होगी, उसकी उसकी हैंडलिंग कैसी होगी, ये इंटरनेशनली स्टैब्लिश हो चुका हुआ बिल्कुल है। सही है। अदरवाइज आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और कैटल बिहेव जो करेगा ना उससे आपको नुकसान होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब हमें ये सब चीजें पता होती हैं, लेकिन फाइनली जाके हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, नहीं यार कुछ नहीं होता, अभी पैसे नहीं है, अब जब पैसे आएंगे इसको कर लेंगे। जी जी अच्छा, बिल्कुल। ये हर बिजनेस के अंदर ऐसे ही है। हम लोग बिलीव ही नहीं रखते इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर कि जिसने हमें एडवांटेज देना है। इसकी क्या वजह बुनियादी तौर पर? सर इसकी मेरा ख्याल है सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मैं एज अ बिजनेसमैन या मैं एज एन एंटरप्रेन्योर मैं लॉन्ग टर्म सोच नहीं रहा। मैं अपना ब्रांड को या अपना प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म ले जाना नहीं चाहता। दैट इज व्हाई आई वांट टू कॉम्प्रोमाइज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको। पूरी दुनिया में चिल्लर का जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो 0 to 4 है जी, ऐसे ही है। डिग्री सेंटीग्रेड। वो कहते हैं जी इससे ऊपर टेम्परेचर हो जाए तो बैक्टीरिया ग्रोथ के चांसेस माइक्रोबियल लोड बढ़ना शुरू होगा। अब ये स्टैंडर्ड है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। मगर कभी कभी हम इंडस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं, 15 पे चला गया तो कोई बात मसला नहीं। वो क्या है कि यानी ये जो नया फ्रीजर लेना पड़ेगा, नया पैसा या प्रोडक्ट को रिकॉल करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। सो हम क्या करते हैं, हम एक तो हमारे अंदर डर नहीं है, मेरा ख्याल है ये बात ठीक है। जो अल्लाह का डर हो या किसी और का डर हो वो है ही नहीं कि यार एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी कोई चीज होती है। वो कहते हैं ना व्हाट इज इंटेग्रिटी, मैं बड़े मजेदार डेफिनेशन, व्हाट इज इंटेग्रिटी, वो कहते हैं डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज लुकिंग, डूइंग द राइट थिंग व्हेन नो वन इज लुकिंग। अब आप इस डेफिनेशन पे अपने आप को डाल के देखें। हम जब भी कोई राइट चीज करते हैं पहले देखते हैं पुलिस सिग्नल पे रुकना है, वो पुलिस वाला खड़ा हुआ है तो रुक जाऊंगा। तो हमें तो पहले अपनी वैल्यूज पे लेके आना ना वापस। ये सारी वैल्यूज से कनेक्टेड चीजें हैं जहां पे अपनी, मुझे पता है मेरी वैल्यू है कि मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एथिक्स, मेरी एथिक्स है, मेरे बिजनेस के एथिक्स हैं, मेरे अपने कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। कोई और पूछे या ना पूछे, मैं तो देख रहा हूँ ना, मैं तो देख रहा हूँ कि मेरा जो चिल्लर है वो 0 to 4 नहीं है, वो 10 पे चला गया है। तो सही है। मुझे स्विच ऑफ कर देना चाहिए, मुझे उसका सब्स्टिट्यूट करना है, मुझे वो आइटम सेल नहीं करनी, इवन इफ आई हैव टू थ्रो इट आउट। उसमें लोड बढ़ा दिया, उसमें प्रोडक्ट ज्यादा डाल दिया। बिल्कुल। तो आपकी वो जो बात है ना स्टैंडर्डाइजेशन को, और वो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं आपकी हेल्प के लिए। अगर हम उसको फॉलो करें, अगर हम उसको मेंटेन करें, उसके अंदर हमारा ही फायदा है। हमारा फायदा का मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है, हमारे ब्रांड का फायदा है, हमारा ब्रांड ग्रो करेगा, हमारी मार्केट में जो वैल्यू है वो ग्रो करेगी, लोगों को ट्रस्ट मिलेगा कि जी ये लोग जो कहते हैं वो वैसे करते हैं। ठीक है ना। तो वॉक द टॉक वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं जो कहता हूं मैं वो करता हूं। तो वो जब चीज हम कनेक्ट ही नहीं करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आपका देखते हैं ना आपकी सेलें आहिस्ता आहिस्ता, पीपल हैव स्टार्टेड वॉकिंग अवे फ्रॉम योर ब्रांड। लोग पहले आते थे, अब नहीं आते, फिर आप कंफ्यूज होना चाहिए, मैंने तो सब कुछ किया था। एंड देन यू रियलाइज कि ओहो, आई स्टार्टेड डूइंग शॉर्टकट्स, आई स्टार्टेड कंप्रोमाइजिंग, एंड वो आपका फॉल होता है। आपके जितने भी रेस्टोरेंट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो टॉप पे जाते हैं और जो क्लोजर हो गए, आप उनके जाके अगर एनालिसिस करें, मेजॉरिटी ऑफ देम क्लोज्ड बिकॉज ऑफ शॉर्टकट्स। अच्छा अदनान साहब, ये भी तो एक तो हमारे एटीट्यूड्स के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा, हमारे पास नॉलेज भी प्रॉपर नहीं होती, हम सुनी सुनाई बातों पे चल रहे होते हैं, बिल्कुल। या हम ये देखते हैं कि फलां क्या कर रहा है, मुझे भी वैसे ही करना है। सही। वैसे मैं बहुत सारी जब लोगों से बात करता हूँ तो जब हम बिल्कुल सही, जैसे आपने पढ़ा 0 to 4 ये सामने रखते हैं, वो कहते हैं यार वो स्लॉटर हाउस वाला कर रहा है, उसका तो 0 to 4 तो नहीं है, उसका भी तो काम चल रहा है ना, तो मुझे भी चलने दो, सही। मैं बाद में इसको देख लूंगा। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है मेरे ख्याल में नॉलेज ना होने की वजह से है, कि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज हो कि ये जो टेम्परेचर रेंज है इसके ऊपर जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई कर जाएगा, और उसका सबसे बुरा असर पड़ेगा उसको खाने वाले के ऊपर। एग्रीड। अच्छा, जब इसका नॉलेज ही नहीं है तो मैं कहूँगा यार क्या मसला है, अगर टेम्परेचर 20 पे भी चला गया तो फिर क्या हुआ? सर नबी साहब, इसका ना नॉलेज के साथ मेरा ख्याल है कनेक्शन कम है, क्योंकि नॉलेज तो है मुझे। नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन ये आता है हमारी अपनी वैल्यूज पे, या उस पे बिलीफ नहीं है, हमारे अपने बिलीव्स, अपने वैल्यू, अपने रिलीजन, अपना सारा कुछ। मैंने बताया जैसे आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, कि मैं एज एन इंसान मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा माइंडसेट कैसा है, मैं क्या सक्सेसफुल होना चाहता हूँ फॉर द सेक ऑफ सक्सेस, या मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ बाय पुलिंग अदर्स। देखिए डिफरेंट चीजें। एथिक्स की हमने अभी बात की, बिजनेस एथिक्स भी कोई चीज होती है ना, कि हमने ग्रो कैसे करना है, क्या मुझे बाय हुक और बाय क्रुक ग्रो करना है,
या कुछ लोगों मुझे के माइंड में ये भी होता है या मुझे बाय हुक और प्रिंसिपल्स बाय क्रूक, मुझे आई डोंट केयर, आई विल जस्ट ग्रो। कुछ लोग ऐसे नहीं यार, आई कांट डू दिस, प्रिंसिपल्स पे चलना है। प्रिंसिपल्स पे चलना है। और जो कंपनीज आप देखें ग्लोबल जो जायंट्स हैं, जो ग्रैंड मल्टीनेशनल प्रिंसिपल्स कंपनीज, दे हैव ऑलवेज बीन ऑन देयर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स वो और कॉम्प्रोमाइज उनकी नहीं जो करती। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो है उनका प्रिंसिपल, उनकी स्ट्रेंथ है। और उसी वजह से उन्होंने इतना जबरदस्त ट्रस्ट रिलेशनशिप कायम कर लिया हुआ है अपने कस्टमर्स के साथ कि आप आंखें बंद करके उनका प्रोडक्ट उठाते हैं, ऐसे ही आप क्वेश्चन ही नहीं करते, प्राइस को नहीं देखते, प्राइस को भी नहीं देखते। अब आप देख लेना, फरारी गाड़ी है, रोल्स रॉयस गाड़ी है, क्वेश्चन करते हैं आप? नहीं करते, नहीं करते। और उनके पास ऑर्डर भी कम नहीं है। हाँ, बिल्कुल 10 साल के ऑर्डर उनके पास पड़े होते हैं। वो अपनी चीजों, उनको पहले ही पता है कि मुझे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वो मैं कह रहा हूं, कोई देखे या ना देखे, कस्टमर कंप्लेन आए या ना आए, आई हैव टू मेंटेन, दिस इज द क्वालिटी सिंबल ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये आप देखें ना, नॉलेज है मेरे पास, मुझे पता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मैं खुद ही उसको अप्लाई नहीं करता बिकॉज मेरे अपने बिजनेस एथिक्स सही नहीं है, मेरा अपना नॉर्थ जिसको हम कहते हैं नॉर्थ सही नहीं है, मेरा अपना डायरेक्शन सही नहीं है, और आई डोंट हैव अ वैल्यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स माय कंट्री, माय सोसाइटी, माय फैमिली। तो अल्टीमेटली वो शॉर्टकट की तरफ जाने की वजह से मैं कहता हूँ यार कुछ नहीं होता। मैं एक्चुअली ना, हम कभी कभी अपने सेल्फ टॉक के अंदर अपने आप को कहते हैं यार कुछ नहीं होगा, कुछ अक्सर कहते हैं हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं क्या होगा, हो जाएगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कहते हैं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है नबी साहब, हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है सबको बताना कि तरक्की भी हो जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, बट यू हैव टू रिमेन विद इन योर वैल्यूज। वैल्यूज को हमने लूज नहीं करना। व्हाट वी आर बिकॉज ऑफ वैल्यूज, और वैल्यूज आपको आज शायद तंग ना करें, मगर आगे जाके आपको जरूर पूछा जाएगा अबाउट योर वैल्यूज, क्या व्हाई डिड यू कॉम्प्रोमाइज, व्हाई डिड यू लेट दिस थिंग हैपन। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कोई बिजनेस करते हैं ना, तो आप याद रखें आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं एज अ लीडर फॉर द पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू एज वेल, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो अगर आप कोई गलत काम करते हैं या आपकी वजह से कोई गलत काम हो जाता है, वो सारा टिकल डाउन इफेक्ट सब पे जाता है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा एक करेक्टर है जिसको हमने हर वक्त हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे रखना चाहिए हमें, और उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दुनिया के अंदर जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स, एक चेन है उसका नाम है चिक्का फ्राई है शायद उसका नाम, अमेरिकन चेन है, मुझे एग्जैक्टली नाम शायद भूल गया उसका। वो सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट है पूरी दुनिया में। उसके उस बंदे का जो उसका ओनर है, उसका एक प्रिंसिपल है कि एवरी संडे हमारा रेस्टोरेंट बंद होगा, नो वर्क। वो कहता है जी एम्प्लॉयज को छुट्टी चाहिए संडे को, गिव देम हॉलिडे ऑन संडे। और हम उसको लाइक करते हैं कि संडे सबसे ज्यादा पीक डे होता है, और हम उसको लाइक करते हैं जो 24 घंटे बिजनेस के ऊपर खड़ा रहे। उसका वैल्यू है उसके बिजनेस का। और डिस्पाइट दिस, लोगों ने कहा कि आप संडे को बंद करेंगे आप सेल लूज कर जाएंगे। डिस्पाइट दिस द रेस्टोरेंट हैज हायर सेल वॉल्यूम देन मैकडॉनल्ड्स एंड केएफसी आल्सो ऑन द अदर डेज। तो अगर आप प्रिंसिपल लगता आपको ऐसे ही है कि मैं बंद कर दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं शॉर्टकट कर दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं ये अपॉर्चुनिटी शायद लूज कर जाऊंगा, नो, इन द लॉन्गर रन यू आर द विनर। और जब आप अच्छा काम करते हैं तो आप यकीनन अच्छे वेंडर्स लेके आएंगे। बिल्कुल, वो आपकी ब्रांडिंग है। एग्रीड। आपके पास अच्छे कस्टमर्स आएंगे, वो आपकी ब्रांडिंग है। एग्रीड। आपके पास अच्छे एम्प्लॉइज आएंगे, वो आपकी ब्रांडिंग है। बिल्कुल। और अगर आप कंप्रोमाइज करेंगे तो सबसे पहले वेंडर्स को कंप्रोमाइज करेंगे। बिल्कुल। और जब आपके साथ 2 नंबर किस्म के वेंडर्स काम करेंगे तो आपकी वो रेपुटेशन फ्लो करेगा। उसके बाद जब आप एम्प्लॉइज के ऊपर कंप्रोमाइज करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और सबसे आखिर में फिर आप कस्टमर वो चूज करेंगे जिनसे आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगा, वो वैसे फ्री खाने आ जाएंगे, या उनका काम है पेट भरना। पेट भरना जैसा भी खाना है वो उससे पेट भरेंगे। या फॉल्स क्लेम्स देना। फॉल्स क्लेम, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, इसके अंदर जो लोग हों उनको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी किस ब्रैकेट में देखनी चाहिए? अच्छा, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर ना दे आर डिफरेंट, फाइन डाइनिंग के डिफरेंट है, फास्ट फूड की डिफरेंट है, पिज्जास की डिफरेंट है। तो इंडस्ट्री तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में भी इसका 3rd नंबर या 2nd नंबर पे आता है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर नाउ, लॉट ऑफ मल्टीनेशनल चेन्स आर एंटरिंग टू पाकिस्तान मार्केट एज वेल।
प्रॉफिटेबिलिटी अगर इसका हम परसेंटेज पे देखें तो आई थिंक एक एवरेज रेस्टोरेंट जो अच्छी सेल करता है, अच्छे अपने प्रोडक्ट लाइन रखता है, तो 15 to 20% प्रॉफिट उसका स्ट्रेट अवे उसको मिल सकता है अगर वो कंप्रोमाइज ना करे स्टैंडर्ड्स पे भी, अगर उसकी कंट्रोल्स ऑन इन्वेंटरी और कंट्रोल ऑन किचन बहुत अच्छा हो, प्रोसेस डिफाइंड है, वेस्टेज ना हो, पिलफ्रिज ना हो, इन्वेंटरी कंट्रोल्ड हो, हैविंग द राइट वेंडर्स आपके ठीक हो, वेंडर्स जहाँ पे सप्लाई आ रही है आपकी वो भी उनकी प्राइसिंग बिल्कुल ठीक हो। सो काफी पैरामीटर्स आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बल्क बाइंग करते हैं इंस्टेड ऑफ सिंगल बाइंग, हमारे कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स भी होते हैं कि जी उन्होंने कोई इन्वेंटरी नहीं रखी, तो पता लगा कि जी नॉर्मली मैं 100 बर्गर लेता हूँ, आज रश आ गया तो यार 50 बर्गर ना मार्केट से पकड़ लाओ। अब वो जो 50 मार्केट से लेके आए वो सारे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा और क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी पे इम्पैक्ट डालेगा। तो ये होती है लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ इन्वेंटरी। तो अगर तो आप परफेक्ट चल रहे हैं, एवरीथिंग इज मैनेज, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, सारे प्रोसेसेस जबरदस्त हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली जबरदस्त होगी। मगर जहां पे भी आप देखेंगे, देखो हमारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में तो किचन का जो मैंने आपको पहले पार्ट बताया, वहां पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है पिलफ्रिज को कंट्रोल करना। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक अच्छा वेस्टेज नहीं है, पिलफ्रिज भी बहुत ज्यादा होती है। पिलफ्रिज में मैं एग्जांपल लेता हूँ ना आपको, क्या है, देखिए मैंने कभी किचन में काम नहीं किया, तो मुझे पता ही नहीं है कि 1 किलो आलू से, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल है, 1 किलो आलू से कितने फ्रेंच फ्राइज बनते हैं, मुझे पता ही नहीं है। तो जब मेरे शेफ को पता है कि मुझे नहीं पता ना, तो वो क्या करेगा, वो खुद खा जाएगा, पिलफ्रिज करेगा। उसको पता है कि यार मेरे बॉस ने तो पूछना ही नहीं मुझसे, उसको तो खुद ही नहीं पता। तो हमारा रेस्टोरेंट के अंदर वो जो हम कहते हैं ना, यार कोई गाने ने एक ड्रिंक पी ली है कोई बात नहीं, इसने एक चिप्स खा लिया कोई बात नहीं, वो अल्टीमेटली वो कोई बात नहीं एक एक करके मल्टीप्लाई बाय 30 करें ना, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 365 डेज करें, तो बहुत बड़ी आइटम बन जाती है, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाती है। तो वो एक एक चीज की अकाउंटेबिलिटी, एक एक चीज की कंट्रोल्स आपको पता होगा, तो आपकी पिलफ्रिज कंट्रोल होगी, पिलफ्रिज के साथ आपकी वेस्टेज कंट्रोल होगी, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी डेफिनेटली गो हाई। इसके अंदर जो स्टाफिंग है, कुछ लोग कहते हैं जी हमारी ओवर स्टाफिंग हो चुकी है, कुछ कहते हैं जी हम अंडर स्टाफिंग के ऊपर हैं, तो इसमें राइट नंबर पे कैसे पहुंचते हैं? अच्छा, अगेन राइट नंबर का कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। अब तो बहुत सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है जहां पे वो यूजेज करती है, फोरकास्टिंग करती है आपकी, कि आपको कितनी मैन पावर चाहिए, मैन पावर के साथ डिफरेंट चीजें कनेक्टेड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरे कितने स्टेशंस हैं, मुझे उन स्टेशंस पे कितने लोगों को खड़ा करना है, किचन में कितने लोग होने चाहिए, मेरे सप्लाई पे कितने लोग होने चाहिए, कैश काउंटर पे कितने लोग होने चाहिए, लॉबी में मेरे कितने लोग होने चाहिए। तो ये सारी आपकी वही ना प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट है, जहाँ पे आप हेड काउंट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। और फिर आपने ये भी देखना होता है कि मेरे पास स्टाफ ऐसा हो मैं इनको छुट्टी भी दे सकूं, राइट। हमारे कुछ ये भी इंडस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड्स हैं कि यार 12 घंटे काम कराओ, छुट्टी ना दो। अब हम समझते हैं कि ज्यादा काम कराने से प्रोडक्टिविटी हाई होती है, अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट भी गलत है, ये भी एक मिथ है, प्रोडक्टिविटी नीचे चली जाएगी। सुबह 9 बजे प्रोडक्टिविटी कुछ हो रहा है, 12 बजे कुछ हो रहा है, और शाम को 4 बजे और कुछ हम हो रहा समझते है। हैं इसको मैंने छुट्टी दे दी तो ये काम खराब हो जाए। तो अगर आप बाय लॉ 9 आवर्स की हमारी होती है, जहां पे आप 9 आवर्स काम कराएं, 7 डेज अ वीक आप काम नहीं करा सकते, यू हैव टू गिव हिम ऑफ 6 डेज अ वीक के बाद एक दिन छुट्टी, 9 आवर्स की शिफ्ट, लंच आप ब्रेक बीच में हो। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपके स्टाफ की, आपके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी हाई हो गई है, दे आर हैप्पी, दे आर सक्सेसफुल, दे विल डू अ बेटर जॉब। तो ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। अगर हमारा हेड काउंट कम है, हम ये भी करते हैं कि ये बंदे कम रखो जी, कोई गल नहीं, किचन में एक बंदे जो चाहिए एक से कारोबार, अब वो भी क्या होगा, क्वालिटी सफर करेगी। अब एक बंदा नहीं मैनेज करेगा, आप उसको पुश करेंगे, वो शॉर्टकट्स करेगा, वो इंग्रेडिएंट में मैनेज नहीं करेगा, वो कहेगा जाने दो यार कोई बात नहीं, कच्चा खाना चले कोई बात नहीं, टाइम कम कर देगा। उसको तो कुछ भी नहीं देखें। अल्टीमेटली उस किचन का वर्कर जिसको आप 37,000 रुपीज दे रहे हैं, उसका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना। कस्टमर जो किसका लूज हो रहा है, कस्टमर तो आपका लूज हो रहा है। ब्रांड किसका खराब हो रहा है, आपका खराब हो रहा है। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट छोटा छोटा करके, कतरा कतरा वाला इम्पैक्ट वो बड़ा दरिया बन जाएगा। और हम इसी को एक्चुअली एक्नॉलेज नहीं करते। The mood of the, वो कहते हैं ना, the mood of the boss is the mood of the staff, the mood of the staff is the mood of your customer. The level of your staff is the level of your customer. Agreed. अगर और the treatment भी, जैसे आप अपने स्टाफ को ट्रीट करेंगे, वैसे वो आपका स्टाफ आपके कस्टमर्स को ट्रीट करेगा। हम एक्सपेक्ट करते हैं मेरा स्टाफ सबसे स्माइल दे, अच्छा वेलकम करे, और मैं उसको सलाम ही ना करूं, या हम उसकी हर टाइम क्लास लेता रहूं। हाँ बिल्कुल। आई मीन कभी कभी हमें भी अजीब सी होता है, यार मैं डिमांड कुछ और कर रहा हूं, दिखा कुछ और रहा हूं, और फिर मैं एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा हूं। ये इनपुट और आउटपुट का मसला है।
इनपुट में कुछ और देना, आउटपुट मुझे कुछ और ही अच्छा, मिलेगी। ये 4 दिन पहले ना मुझे एक चीज पढ़ने के लिए मिली, उसने ना इनपुट और आउटपुट को डिफाइन किया हुआ ठीक था। है। उसने कहा जी, गुड इनपुट, बैड आउटपुट, बैड आउटपुट, ठीक है, गुड इनपुट, गुड आउटपुट। बिल्कुल। उसने सबसे पहले कहा जी, बैड इनपुट, गुड आउटपुट, ठीक है, दिस इज लक। लक, हाँ बिल्कुल, और अच्छा, लक हमेशा नहीं चलती हमेशा नहीं, वंस इन अ ब्लू मून, कि आपने इनपुट बैड की थी ठीक है, और किसी ना किसी वजह से वो गुड आउटपुट हो गई। ठीक है, अच्छा, ये तो कभी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। एग्रीड। अदरवाइज जैसे जुआ जो खेलने वाले लोग होते हैं, वो पहली दफा अगर जीत जाए ना तो फिर सारी जिंदगी उसको लूज ही करते हैं, वो लत पड़ जाती है, वो छोड़ता नहीं है। छोड़ता नहीं है। और जो पहली दफा हारता है ना, वो निकल जाता है बड़े आराम से, कहता है यार ये मेरी फील्ड नहीं है। बिल्कुल। तो उसने कहा जी, अगर आपने बैड इनपुट की, बस मैंने अपने एम्प्लॉय के साथ बैड बिहेवियर किया, लेकिन उसका गुड था, तो मैं सारी जिंदगी नहीं ठीक होऊंगा। एग्रीड। मैं बदतमीजी भी करूंगा, उसको उसके साथ बुरा सलूक भी करूंगा, उसके राइट्स भी नहीं दूंगा। इसी तरह मैंने बैड इनपुट की अपने रेस्टोरेंट के अंदर, और वो खाना थोड़ा टेस्टी बन गया और कस्टमर ने कंप्लेंट नहीं की। अब मैंने बैड इनपुट करनी छोड़नी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, उसने कहा जी, गुड इनपुट, ठीक है, गुड आउटपुट, इट्स अ रिपीट बिजनेस। रिपीट बिजनेस, बिल्कुल। और अगर आपने गुड इनपुट डाली और बैड इनपुट, कीप गोइंग, आप इसको डेवलप करोगे। डेवलप करें, बिल्कुल। लेकिन आपने अपनी इनपुट को सबसे पहले डिफाइन कर लेना है कि इट्स अ बैड और इट्स अ गुड। एग्रीड, बिल्कुल सही है। तो आपको पता चलेगा कि अब आप डाइंग की तरफ जा रहे हैं कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आपका ग्राफ डेवलपमेंट का ऊपर की तरफ, सेल्स का ऊपर की तरफ जा रहा है, आपकी ब्रांडिंग अच्छी जा रही है, आपकी मार्केटिंग अच्छी जा रही है। अच्छा, अदनान भाई ये बताइए कि रेस्टोरेंट्स के ऊपर, इवन घर के अंदर हम मसलन हम एक कबाब बनाकर उसको सेल करते हैं, तो इसकी क्वालिटी, टेक्सचर को चेक करने के लिए, इसकी जूसीनेस को, और जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, थर्मामीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें कौन सी ऐसी इक्विपमेंट हमें पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं जिससे हम फाइनली अपने फूड की, जो हम अपने सर्व करने जा रहे हैं या डिलीवर करने जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी को देख सकें। देखिए, जब भी आप अपना कोई भी प्रोडक्ट को टेस्टिंग पे थ्रू लेके जाते हैं, देयर लॉट ऑफ टेस्ट के डिफरेंट चेक्स हैं, चेक लिस्ट भी होती है जहाँ पे टेक्सचर है, क्वालिटी है, टेम्परेचर है, टेस्ट है, ये तो बड़े अरोमा है, ये जो पैरामीटर जिसके ऊपर वो, और उसकी प्रेजेंटेशन भी है कि कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। तो ये सब चीजें आपको हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं इन बिकमिंग द प्रोडक्ट। अच्छा, फिर हम एक और चीज ये भी करते हैं, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कोई नई रेसिपी लॉन्च करते हैं, तो उसके अंदर वी हैव अ फोकस ग्रुप, जहाँ पे फोकस ग्रुप के साथ वो हम टेस्ट रन्स करते हैं। वी आस्क दोस फोकस ग्रुप पीपल कि आप इसको टेस्ट करो, एंड देन एवरीबॉडी हैज देयर कमेंट्स इन टर्म्स ऑफ के क्या टेस्ट होना चाहिए, या टेस्ट पसंद आया नहीं, इसका टेम्परेचर अच्छा नहीं था, नहीं ये ज्यादा स्पाइसी था, ये कम स्पाइसी था, इसका टेक्सचर नहीं अच्छा, इट्स नॉट अट्रैक्टिव। तो वो हम जब फोकस ग्रुप के अंदर अपने लोगों को लेके आते हैं, फोकस ग्रुप इज ऑल्सो कंबाइंड ऑफ मल्टीपल एज ग्रुप्स, मल्टीपल डिफरेंट क्लासिफिकेशन, सेगमेंटेशन, उसमें यंग भी होंगे, बड़े भी होंगे, आपके रेगुलर कस्टमर्स भी होंगे। सो एवरी टाइप ऑफ अ कस्टमर इज पार्ट ऑफ योर फोकस ग्रुप, सो यू कैन हैव अ वेरी गुड feedback regarding the product. That is how the product is actually developed into the जो फाइनल उसकी स्टेजेस होती हैं। वो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज, एंड जिसके अंदर आप, हो सकता है आप कॉम्पिटिटर का भी प्रोडक्ट लें मगर उसको लेबल ना करें। आप कहते हैं ये मेरा प्रोडक्ट, बताने की जरूरत नहीं होती, आप कहते हैं ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, आप दोनों को टेस्ट करके बताएं कौन सा अच्छा है। तो it is a process which consumes a little bit time, but it is a process which is very important to actually have the finest product, which is for the best selling point we use it. ये तो हो गया, लेकिन जो हम डेली ऑपरेशंस कर रहे हैं, वो उन पैरामीटर्स के ऊपर जाके फिनिश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे जो हमने उनके लिए फिक्स किया था। ठीक है, बिल्कुल मैं समझ गया। उसकी एक चेकलिस्ट होती है, उस चेकलिस्ट को आपको फॉलो करना होता है कि जी मैंने अगर फॉर एग्जांपल 8 इंच का पिज्जा बनाना है, पहले तो बात है वो वाकई 8 इंच का है। फिर हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं कि उसने कितना, उसको फुल, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ज्यादा डीप तो नहीं हो गया, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, ज्यादा तो नहीं फूल गया। सो ये सारी स्टैंडर्ड्स की एक चेकलिस्ट होती है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ चिकन शुड बी देयर, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ चीज एंड डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स दैट हैव टू बी स्प्रेड ओवर इट। कुछ चीजें होती हैं जो विजिबल टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट के टेस्ट होते हैं, साथ चेकलिस्ट होती हैं जो आपके साथ आप कनेक्ट करते हैं। हमारे इंडस्ट्री के अंदर ये चीजें हम खुद भी कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल ऑडिटर्स को भी रख सकते हैं जहां पे हम थर्ड पार्टी को हायर करके, क्योंकि कभी कभी मैं खुद जब कर रहा हूँ तो मैं बायस होऊंगा अपने प्रोडक्ट के साथ, मगर ये होगा मेरे पास जब थर्ड पार्टी आएगा तो थर्ड पार्टी वाला जो होगा वो बायस नहीं होगा,
he or she would give me the right feedback about my product. तो जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो अपने ऑडिट्स वगैरह थर्ड पार्टी से करवाती हैं, जहां पे उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोसेसेस की जस्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी एक थर्ड पार्टी आके बताए कि ये ऐसे हो रहा है। क्योंकि अगर हम खुद करेंगे तो कभी कभी हम खुद बाइस भी हो सकते हैं अपने ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर होता है, मगर उसका फायदा लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा होता है। और जो क्वालिटी कंट्रोल का आपके रेस्टोरेंट पे लोग होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, वो उसकी क्वालिटी को कैसे कंफर्म करते हैं? अच्छा, उसके भी डिफरेंट चेक्स होते हैं एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, जहाँ पे कुछ रैंडम चेक्स होते हैं, कुछ स्केड्यूल्ड चेक्स होते हैं। स्केड्यूल्ड चेक में होता है कि फॉर एग्जांपल वंस इन अ मंथ क्वालिटी वाला आके चीजें सारी चेक करेगा, वो तो स्केड्यूल्ड है, वो तो मुझे भी पता हुआ आएगा, तो मैं शायद उस वक्त सब कुछ ठीक कर लूं। मगर कुछ होते हैं रैंडम चेक। रैंडम का मतलब मुझे पता ही नहीं, वो अनॉनिमसली बताए बगैर वो आ जाएगा क्वालिटी चेक। सो जो दोनों का फीडबैक होता है दैट इज डॉक्यूमेंटेड, दैट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट टू द ओनर, कि जहां पे वो फिर देख सकता है कि मेरे कौन से ऑपरेशंस के कौन से एरियाज हैं जहां कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, एंड आई नीड टू फोकस वहां पे सो आई कैन गेट थिंग्स डन। क्योंकि अगर मैं ये चेक नहीं रखूंगा तो मेरी जो क्वालिटी की कंसिस्टेंसी है वो सफर करेगी। तो आप देखें कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर आप कहीं भी जाते हैं तो लंच पे गए तो खाना बहुत अच्छा था, किसी दिन आप फ्राइडे की शाम को चले गए, रश था, तो खाने का टेस्ट ही बदल गया। वो इसी वजह से है, बिकॉज देयर क्वालिटी चेक्स आर नॉट कंसिस्टेंट। अच्छा, आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि हमारे ट्रेड शो लगते हैं, एग्जीबिशंस लगती हैं। राइट। अभी मेरा ब्रांड के नाम से एक एग्जीबिशन आ रही है, ये प्रोग्राम भी उसी के साथ, उसी के लिए, सपोर्ट के लिए है। राइट। तो अब ये बताइए कि जो हमारे लोग फूड सर्विस के अंदर हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, उसके अंदर होटल चलाते हैं, घर से फूड की डिलीवरी का काम करते हैं, टेक अवेज हैं, अब ये बताइए कि ये तमाम लोग हैं, इनके लिए ट्रेड शो की, अपने ब्रांड की प्रमोशन की, अपने 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 प्रोडक्ट को टेस्ट करवाने की, उनको डेमोस्ट्रेट करने की, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, और इसको क्या इनको अवेल करना चाहिए, और उनको क्या इसके बेनिफिट्स मिलते हैं कि अगर वो इस तरह के ट्रेड शो में जाएं और अपने आप को प्रेजेंट करें वहां पर? मेरा ख्याल है जी, पूरी दुनिया में ट्रेड शोज, एग्जीबिशंस बहुत ज़बरदस्त वे होता है, जहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर आके अपने आप के अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकता है सर्विस। हमारे पाकिस्तान में आई थिंक बहुत अभी लेट अपॉर्चुनिटी आई है, जिसके अंदर इट्स एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड आ रहा है, और आप उस एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे रह के आप मल्टीपल कस्टमर्स को, विद ऑल सेगमेंट की कस्टमर्स को आप अपना प्रोडक्ट टेस्ट करवा सकते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी गुड विजिबिलिटी टूल, जहाँ पे अपना ब्रांड विजिबल हो सकता है। आप सैम्पलिंग कर सकते हैं, आप गिव अवेज कर सकते हैं, आप अपने बता सकते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को कैसे, कब से इसको सेल कर रहा हूँ, कैसे मैं इसको बेच रहा हूँ, क्या मैं इसको आगे ले जाना चाहता हूँ। फिर मेरा ख्याल है इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट से भी डेलीगेशंस आई होती हैं, एंड दे प्रोबेबली माइट लाइक योर प्रोडक्ट टू द एक्सटेंट दैट दे माइट ऑफर यू कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें, आप हमारे साथ चलें। मुझे याद है कि वंस वन ऑफ माय फ्रेंड वाज इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे इसी एग्जीबिशन पे उसको एक बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट, एक ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट मिला, एंड ही रियली लाइक दैट प्रोडक्ट। उसने कहा कि यार आप मेरे साथ पाकिस्तान मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन ही ब्रॉट दैट ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट टू द पाकिस्तान मार्केट थ्रू दिस एग्जीबिशन। तो एग्जीबिशंस बहुत अच्छी चीज है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, एंड इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म। मजे की बात है, आप एक छोटे से इतने इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म से इतना ज्यादा आपको मिल सकती है, एक्सपोजर मिल जाता है, एक्सपोजर मिल सकता है, जहाँ पे आपके पास इतना ज्यादा क्राउड आता है, फुटफॉल बहुत ज्यादा होती है जहाँ पे लोगों की, तो आप बिल्कुल एडवांटेज उठा सकते हैं। एंड आई थिंक बिल्कुल करना चाहिए, एक लोकल ब्रांड को अपनी विजिबिलिटी दिखानी चाहिए, अपनी सैम्पलिंग करनी चाहिए, जहाँ पे अगर उसके कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है या कोई एक्सक्लूसिव सर्विसेज हैं जो वो दिखाना चाहता है। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। जी अदनान इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया, और दिल तो चाह रहा था कि आपके साथ एक लंबी नशिस्त ये चलती रहे, और लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक आध प्रोग्राम और हो, कि जो हमारे नाजरीन हैं अगर वो इस पे क्वेश्चंस करते हैं, वो क्वेश्चंस सारे हम आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि एक प्रोग्राम हम उन क्वेश्चंस के ऊपर भी कर लें। इसके अलावा जो अदनान इब्राहिम साहब हैं, ये हमें 14 और 15 जो अगस्त को है, हमारे ट्रेड शो के दिन हमें वहाँ पे अवेलेबल होंगे। एक तो हमारी जो नॉलेज एंड लर्निंग लाउंज है उसकी रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट में हो रही है, और एक हमारा जो लाइव प्रोग्राम होगा वो 14 या 15 अगस्त को लाहौर एक्सपो सेंटर में होगा। हम उसमें अदनान साहब को इनवाइट करेंगे, और अदनान साहब आपको लाइव डायरेक्टली अवेलेबल होंगे अपने तमाम क्वेश्चंस आंसर के लिए। तो तब तक हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।